नाउ अब एक चीज मैं बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। नीट लेवल पे क्वेश्चन आया था 2018, ठीक है। जरा देखो क्वेश्चन क्या था। उसने पूछा था कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर करेस्पॉन्डिंग फंक्शनल ग्रुप। द रीजन इज, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, है ना, वो जनरली जो है वो डाइमर फॉर्म में अवेलेबल रहता है। कौन से फॉर्म में? डाइमर फॉर्म में। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से लिखा, तो ये ओपन नेगेटिव चार्ज है, H पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्डिंग करेगा, है ना। ये भी ओपन नेगेटिव चार्ज है, ये H पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी बॉन्डिंग करेगा। तो जनरली ये डाइमर बनाता, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता, बढ़ जाता, बिकॉज एसोसिएशन होता मॉलिक्यूल में, ठीक है। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल में एसोसिएशन होते जाता है वैसे वैसे बॉन्डिंग तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जैसे जैसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? वन मोर टाइम, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अदर फंक्शनल ग्रुप इज जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। नोट डाउन। आप वीडियो पॉज करके नोट किया करो। Now we will see the reaction of carboxylic acid। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में RC डबल बॉन्ड OH है। कितने टाइप की रिएक्शन देता? 3 टाइप की। सबसे पहले तो ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, नंबर A रिएक्शन। उसके बाद ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नंबर B रिएक्शन। उसके बाद ये पूरा ही मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये नंबर देगा C रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो नंबर A मैं पहले लिखता हूं। नंबर A, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा ध्यान लगाना, ठीक है। देखो क्या होता कि कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH रहता, मतलब हमको ये बॉन्ड ब्रेक करना है, O और H का बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। नाउ एसिड में से H प्लस जाना है, इसका मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल ने एसिडिक कैरेक्टर दिखाया, तो इट्स ऑल अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा देखो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक स्लोगन दे रहा हूँ, वो स्लोगन आपको याद रखना है। जो स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्गर एसिड फॉर्म स्टेबल एनायन। स्टेबल एनायन क्या मतलब हो गया? ये स्लोगन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर एसिड फॉर्म स्टेबल एनायन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एसिड जब H प्लस देगा, जिस फॉर एग्जांपल आपके पास एक HA है, इसको डिसोसिएट करो तो ये H प्लस निकल जाएगा बाहर। H प्लस निकल गया मतलब एसिडिक नेचर हो गया। एसिडिक नेचर हो गया मतलब A माइनस इसका बच गया, और ये जो A माइनस है ये आपका क्या है? एनायन है। ये क्या है? एनायन है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 5 से 10 एसिड दे दिया, 5 से 10 एसिड दे दिया, और अब मैं बोलूंगा कि बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप मुझे कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? एनायन से। बिकॉज जो भी एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा वो हमेशा उसका एनायन क्या बनाएगा? स्टेबल बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो 5 के 10 रो, 15 रो, 20 रो, जितने भी आपके पास एसिड रहे उसके एनायन देखेंगे, एनायन फोकस करेंगे। अगर आपने एनायन की स्टेबिलिटी पहचान लिया तो आप एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक कंसीडर या डिफरेंशिएट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई भाई? समझ में आ रही है? तो क्या स्लोगन का मतलब है? स्ट्रॉन्गर एसिड फॉर्म स्टेबल एनायन। वो एसिड हमेशा स्ट्रॉन्गर रहेगा जो उसका करेस्पॉन्डिंग एनायन स्टेबल बनाएगा। अब ये एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। नाउ जस्ट लुक, HA, ये H निकल गया, क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड सॉरी H प्लस निकल गया प्लस RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। ये आपका H प्लस निकल गया और ये आपका करेस्पॉन्डिंग क्या बना? एनायन बना, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड शो एसिडिक नेचर, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स
इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, नोट डाउन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर stronger than aliphatic carboxylic acid except formic acid। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेंगे हमेशा, है ना, ये आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो हमेशा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज वीक एसिड एज कंपेयर टू एरोमेटिक एंड फॉर्मिक एसिड इन दोनों से ज्यादा रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एरोमेटिक, व्हाई एरोमेटिक इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के एनायन बनाएंगे। ये आपका है ना बेंजोइक एसिड है, इसका H निकालो, -H+, तो क्या बचा ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इट विल गिव, बोलो। एसिड है ना, एसिड, हाँ, O नेगेटिव हो गया। अब आप लो एलिफेटिक वाला, RC डबल बॉन्ड OH, इसका भी H+ निकालो, तो क्या होगा, बोलो। RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। तो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन बेंजोइक एसिड, 5। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, 2। ये 2 इक्वल है, लेकिन इक्वल RS सेम मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब दूसरा हो, फॉर एग्जांपल अगर इसकी जगह पे फिनॉल होता तो हम इसको इक्वल के तौर पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा लेते, लेकिन यहाँ पे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 होने के कारण इसमें इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ गई? तो मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, और जिसका एनायन स्टेबल होगा उसका एसिड भी स्ट्रॉन्गर होगा। इसीलिए एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमेशा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या रहते, स्ट्रॉन्गर ही रहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? प्लीज नोट डाउन ना। अब हम देखेंगे कि एनायन की स्टेबिलिटी कैसे पहचान सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ anion depends on number 1 electronegativity of negative charge carrying atom, negative charge carrying atom. If electronegativity increases, stability of anion increases, तो ऑब्वियसली अगर एनायन की स्टेबिलिटी बनेगी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये एक चीज होगी। एग्जांपल के तौर पे CH4 NH3 H2O HF, ठीक है। ये आपके पास मॉलिक्यूल है, तो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका H+ भगाएंगे और करस्पॉन्डिंग एनायन बनाएंगे। तो इसका H+ गया तो एनायन क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव, इसका H+ गया तो NH2 नेगेटिव, इसका OH नेगेटिव, इसका F नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो ये इसका एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ हो गया। नोट डाउन। नंबर 2, साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज
acidic strength is also increases. Why? Because जैसे साइज बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी. एग्जांपल के तौर पे HF है, HCl है, HBr है और HI है. ठीक है, सबका H निकालो. एनायन क्या बनेगा? F माइनस, इसमें Cl माइनस, इसमें Br माइनस और इसमें I माइनस. ठीक है, तो जरा बताओ साइज सबसे ज्यादा आयोडीन का ज्यादा है, तो as the size increases stability increases and also acidic strength increases. बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों रूल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से फ्लोरीन होना चाहिए और साइज के हिसाब से आयोडीन होना चाहिए. तो याद रखो, प्लीज नोट दिस पॉइंट, if there is a contradiction between the EN rule and size rule, then size rule is preferred. Size rule is preferred. So which one is the stronger acid? HI is the stronger acid as compared to HF. Note down. ठीक है, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं अपने तरफ. ठीक है, जरा देखो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को जनरली हम लोग Ka से भी डिनोट करते हैं, Ka. ठीक है, और pKa है ना. एसिड डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa. समझ में आ गई मेरी बात? ये चीज याद रखो. तो pKa वैल्यू जितनी कम उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, या K वैल्यू जितनी ज्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा. अब जरा देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH. ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें है? प्लस आई इफेक्ट ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. अच्छा, ये एग्जांपल से पहले आप याद रखो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे कितना है? 1 है. यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया. तो हमने देखे थे इंडक्टिव इफेक्ट में, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इंक्रीजेस. और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बढ़ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी. तो एसिडिक एसिड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू दिस टू. ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? जरा ये बताओ, CH3 CH2 CH2 COOH, Cl CH3 CHCl CH2 COH, CH2 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 COOH. ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है और सब में एक ही क्लोरीन है ना. इसमें भी एक क्लोरीन. लेकिन इसको एडवांटेज क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के करीब में प्रेजेंट है. तो जो इसका एनायन बनेगा उसको क्लोरीन क्या करेगा? विड्रॉइंग नेचर के कारण उसको स्टेबिलिटी देगा, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कंपेयर टू दिस. अच्छा, ये बताओ ये 1 2 3 4 बताओ सबसे पहले कौन आएगा? 3 है ना. के ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? 3, क्योंकि करीब में है. उसके बाद ये सेकंड नंबर पे है तो 1, ये 1 2 ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे, तो ये 3 1 4. तो ये इसका ऑर्डर हो गया 3 1 सॉरी 3
1 2 4 3 1 2 4 नोट डाउन 1 2 3 4 ये 1 2 पोजीशन, ये 1 2 3 पोजीशन, ये 1 पोजीशन और ये 1 2 3 4 5 पोजीशन 1 2 3 4 1 2 3 4 पोजीशन नोट डाउन। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। आप पॉज करके देख लेना। ठीक है, तो स्लोगन याद है, जल्दी बताओ कि एलिफेटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज एक्सेप्शनल केस। नाउ जो Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरे अपना ध्यान लगा के सुनना ये वीडियो, पूरा ध्यान लगाओ ये टॉपिक पे, ठीक है। सपोज मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल आपके सामने बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। यहाँ पे है ERG, यहाँ पे है EWG, है ना। बेंजीन रिंग में अगर इस तरीके का एरो दिख जाए तो समझ लो कि ये ग्रुप कोई भी पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें पता है कि विड्रॉइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलीजिंग के, तो ऑब्वियसली ये विड्रॉइंग है। तो विड्रॉइंग का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड, एंड नॉर्मल बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बेंजोइक एसिड। समझ में आ गई मेरी बात? देखो इस तरीके को इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक चीज याद रखना, नोट, ठीक है, $1 मिलियन नोट है। नोट, when a group is present at ortho position of benzoic acid, when a group is present at ortho position of benzoic acid, irrespective of its nature, whether it is ERG or EWG, it generally increases the acidic strength. This effect is known as ortho effect। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहा हूं मैं, बोर्ड वालों आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखो। दिस इफेक्ट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। अब देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता, सिंपल वे में कोई भी नॉर्मल बेंजोइक एसिड अगर है, नॉर्मल बेंजोइक एसिड अगर है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है, अब वो चाहे ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इसका एसिडिक नेचर हमेशा ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मेरी बात समझ में आएगी? नहीं है? क्या कहा मैंने? क्या कहा? बोलो। When a group is present at ortho position of benzoic acid irrespective of its nature, whether it is ERG or EWG, it generally increases the acidic strength as compared to normal benzoic acid. This effect is known as ortho effect. Now, what is ortho effect? अभी बताऊंगा मैं डिटेल में, ठीक है, इतना नोट करो। देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेंजोइक एसिड है, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड OH, ये रेजोनेंस करेगा एटम टू बॉन्ड टू एटम, ठीक है। तो C
CO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH और ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब जरा याद रखो कि ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हो रहा कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आना मतलब क्या हो रहा, उस मतलब अनस्टेबिलिटी आ रही है। अनस्टेबिलिटी आ रही है तो भैया ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया वो तो वापस कब्जा करने की कोशिश करेगा। और कब्जा कैसे करेगा, या तो ये हाइड्रोजन को फायर करेगा, हाइड्रोजन को फायर करके इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास लेंगे और मॉलिक्यूल खुद स्टेबल होकर बैठ जाएगा। और H+ को फायर कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ हो रही है, ठीक है। लेकिन देखो दो चांसेस है इसके पास। सबसे पहले ऐसे कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले ले और खुद स्टेबल हो जाए, खुद क्या हो जाए -H+ कर दे, H+ फायर हो गया मतलब एसिडिक नेचर शो हो गई और खुद स्टेबल हो जाए इस तरीके से CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन स्टेबल हो गया H+ को फायर करके। लेकिन साथ ही साथ एक और अपॉर्चुनिटी ये भी है कि अगर ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से नहीं मिले तो ये बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन से उसको प्रोवाइड हो सकते हैं। और अगर बेंजीन से प्रोवाइड हो गए तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को देख के नया बनवा ले, आगे देख, इसको देख के नहीं, ठीक है। तो अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ ऑक्सीजन के पास दो अपॉर्चुनिटी है, या तो वो हाइड्रोजन को फायर करके खुद स्टेबल हो जाए या तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए। समझ में आई मेरी बात? देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैंने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, है ना, 10,000 रुपये मैंने A बंदे को उधार दिए। अब मुझे वो 10,000 रुपये वापस चाहिए। अब मैं उसको सता रहा कि भैया मुझे तू पैसा दे, मुझे पैसा दे, मुझे वापस पैसा चाहिए तुझसे, ठीक है, तुमने मुझे इतने दिन से दिए, मुझे पैसा भी चाहिए। मैं उसको सता रहा हूँ, धमका रहा हूँ। अब क्या हो रहा कि उसका जो फ्रेंड है B, उसने कहा कि सर आप इसको परेशान मत करो, मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँगा। तो मुझे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए क्या? नहीं। वाई? बिकॉज मुझे तो मेरे 10,000 रुपये से मतलब है ना भैया। जो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट A को किया था वो मुझे B से मिले या A से मिले, या मुझे A आधा दे या B आधा दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। समझ में आएगी मेरी बात? सेम टू सेम इस ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज थी उसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मिले या बैक डोनेशन ऑफ बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये जो H+ है ये बेचारा थोड़ा मतलब जो फायर में थोड़ा कंफ्यूजन में होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो चांसेस है, या तो H+ को फायर करेगा या तो नहीं करेगा। अगर नहीं करा तो पीछे से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अगर कर दिया तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये बात? अब जरा देखो दूसरा केस। दूसरे केस में क्या होगा, ये आपका जो बेंजीन रिंग है ना, ये COH ग्रुप आ गया, ठीक है, और हमने ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप को लगा दिया। अब ये ग्रुप कोई भी हो सकता, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता। अब ये जो ग्रुप है इसका देखो ये बहुत करीब में, इसका आकार, इसका साइज ज्यादा होने के कारण थोड़ा धक्का मुक्की करेगा और इस पर्टिकुलर ग्रुप को बाहर निकाल देगा, आउट ऑफ प्लेन कर देगा। समझ में आ रहा है? जैसे गाड़ी में पीछे 3 जगह रहती ना, 3 लोगों की बैठने की जगह रहती, चौथा बैठा तो हम लोग कैसे आगे पीछे हो जाते हैं, उसी तरीके एडजस्ट होते ना, तो ऐसा ये मॉलिक्यूल एडजस्ट कर लेता। बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड भी बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, और ये ग्रुप भी साइड में आ जाने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से बाहर निकल जाता। तो ये नॉन प्लेनरिटी मतलब ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। अब सेम टू सेम रेजोनेंस का फिनोमेनन करो, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये CO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये ग्रुप भी बैठा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन पे सेम टू सेम पॉजिटिव चार्ज आ गया ऊपर के केस में, क्या करेगा? H को फायर करेगा, H को फायर करेगा, -H+ किया, एसिडिक नेचर दिखाया, ठीक है, ये H चला गया और ये ग्रुप भी है। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एग्जांपल में
पहले केस में क्या हो रहा था, उसको पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, बैक सप्लीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, लेकिन इस केस में बैक सप्लीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी। मॉलिक्यूल प्लेन के बाहर चला गया, रेजोनेंस प्लेनरिटी प्लेनर मॉलिक्यूल्स में होता, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में नहीं होता। ये नॉन प्लेनर हो गया, प्लेनरिटी के बाहर चला गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया। अब पीछे से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऑक्सीजन जल्दी से H+ को फायर करेगा, ये वाला या ये वाला? ऑफ कोर्स ये, क्योंकि ऐसे पीछे से तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। वो दो दोस्तों का एग्जांपल याद था आप लोगों को, ए को 10,000 था, बी दे रहा था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब बी ने इनकार कर दिया, भैया मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं, मैं पैसे वापस सर आपको दूंगा नहीं, आप ऐसे ही मांगो, ए को दिए थे ऐसे ही मांगो, तो अब तो मैं तो ए पे हल्ला बोलूंगा और ए से ही इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो इस केस में क्या होगा कि H+ ये जल्दी से फायर होगा। और अब मुझे बताओ कि ऑर्थो वाला बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा या नॉर्मल बेंजोइक एसिड? ऑर्थो वाला। व्हाई? बिकॉज H+ फायर रैपिड इन दिस केस। व्हाई? इन सच केस H+ फायर भी हो सकता है या उसको बैक सप्लीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल सकते हैं। तो एक सब सिंपल जनरल एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप आ जाए, तो हमने तो पढ़ा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बैठा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट है, सर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करते, लेकिन इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। समझ में आया क्या भाई? पक्का 100%? तो what is ortho effect? When a group is present at ortho position of benzoic acid irrespective of its nature, whether it is ERG or EWG, it generally increases the acidic strength as compared to normal benzoic acid. This effect is known as ortho effect. समझ में आ गया? Note down. So this is all about the acidic strength of carboxylic acid. in मतलब नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, बहुत सारे इफेक्ट्स सिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। किस तरीके से +m इफेक्ट लगता है, -m इफेक्ट लगता है, +m इज ग्रेटर देन -i कब होता, -m -i कब होता, +i इज ग्रेटर देन -m। बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, R इफेक्ट होते हैं, SC इफेक्ट होते हैं, +i इफेक्ट होते हैं, सारा डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जांपल्स बहुत अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। आई होप ये आप लोग को लेक्चर पसंद आए। प्लीज लाइक करिए, शेयर अभी शेयर करो आप आपके दोस्तों के साथ, और घर पे रहो, सेफ रहो। जय हिंद।